हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इस वीडियो में शारीरिक के आधार पर हम शारीरिक के प्रारंभिक गुणधर्म पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं वो 5 नंबर से कम कभी नहीं पूछे जाते। तो गुणधर्म के बारे में हम पढ़ते जाएंगे और एक एक उसका एग्जाम्पल लिखते जाएंगे। सबसे पहले हम पहला गुणधर्म पढ़ते हैं। पहला गुणधर्म शारीरिक का क्या होता है उसको पहले हम बताते हैं। शारीरिक का पहला गुणधर्म हम ये जानते हैं, शारीरिक में पंक्तियाँ होती हैं, स्तंभ जितनी पंक्तियाँ होती हैं उतने स्तंभ होते हैं। हमको पता हो गया शारीरिक की परिभाषा से। तो यहाँ पर शारीरिक का जो पहला गुणधर्म होता है कि यदि किसी शारीरिक की किसी भी पंक्ति के सभी अवयव शून्य हों, यदि किसी शारीरिक की किसी भी पंक्ति के अथवा किसी भी स्तंभ के सभी अवयव शून्य हों तो उस शारीरिक का मान शून्य होता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 0 0 0, यहाँ लिख दिया A B C, यहाँ लिख दिया X Y और Z, ये हो गया। एक और शारीरिक लिखा, यह 1 2 3 0 0 0 0 0 4 माइनस का। तो ये शारीरिक है हमारे 3 कोट 3 के दोनों शारीरिक लिखे हुए हैं। देखिए तो ये जो नियम था हमारा वो ये था कि किसी भी पंक्ति पहली दूसरी तीसरी या किसी भी स्तंभ पहला दूसरा तीसरा स्तंभ, जो कि प्रारंभिक संक्रिया में हमने बताया था R1 को पहली पंक्ति, R2 को दूसरी पंक्ति, R3 को तीसरी पंक्ति कहते हैं, C1 को पहला स्तंभ, C2 को दूसरा स्तंभ और C3 को तीसरा स्तंभ कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले स्तंभ C1 के सभी अवयव 0 और यहाँ पर दूसरी पंक्ति के सभी अवयव 0, इसलिए इन दोनों का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये हमारा पहला गुणधर्म था। इसके बाद दूसरा गुणधर्म पढ़ते हैं। इसकी थ्योरी क्या है? यहाँ पर गुण नंबर 2 प्रॉपर्टी सेकंड इसकी क्या है कि यदि किसी शारीरिक की पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए या स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए या बदल दिया जाए तो शारीरिक का मान अपरिवर्तित रहता है। जैसे एक शारीरिक हमने लिखा है डेल्टा इज इक्वल टू A B C 1 X Y, यहाँ 1 1 और ये कर लिया हमने Z। यहाँ पर पहली पंक्ति जो है A B C, इसके अवयव A B C हैं, दूसरी पंक्ति है 1 X Y, तीसरी पंक्ति 1 1 Z। तो यहाँ पर यदि हम पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के अनुरूप लिख देंगे, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ के अनुरूप लिख देते हैं और तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ के अनुदिश लिख दिया जाता है। तो देखिए जो यहाँ पहली पंक्ति के अवयव थे वह पहले स्तंभ के अवयव, अर्थात हमने किया क्या है कि पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर दिया, या ये कह सकते हैं स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया है। तो इन दोनों के मान आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ये हमारा दूसरा नियम है शारीरिक का। तीसरा गुणधर्म क्या है शारीरिक का? तीसरा एक एक उदाहरण लिखे दे रहे हैं, इसका मान प्रसार करके ज्ञात कर लीजिए, बदलेगा नहीं, जो इसका मान आएगा वही इसका मान आएगा। तीसरा नियम क्या है शारीरिक का कि यदि किसी शारीरिक में 2 पंक्तियों का आपस में परिवर्तन कर दिया जाए या किन्हीं 2 स्तंभों का आपस में परिवर्तन कर दिया जाए तो शारीरिक का मान नहीं बदलता परंतु चिन्ह बदल जाता है। जैसे एक शारीरिक हमने लिख दिया, ये है हमारा A B C X Y Z M N P, ये शारीरिक है। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि R2 को R1 में और R1 को R2 में हम परस्पर बदली कर देते हैं। तो यहाँ पर X Y Z यहाँ पर हो जाएगा और ये A B C यहाँ आ जाएगा और M N P यहीं रहेगा। हमने किया क्या? देखिए यहाँ पर R1 के अवयव A B C थे, जो यहाँ पहली पंक्ति है वो यहाँ पर दूसरी पंक्ति है और जो यहाँ दूसरी पंक्ति है वो यहाँ पर पहली है। ऐसे स्तंभों को में भी परिवर्तन कर सकते हैं, पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ का आपस में परिवर्तन कर दें तो चिन्ह बदल जाता है, अर्थात ये इसका मान यदि पॉजिटिव आएगा तो इसका मान निगेटिव आ जाएगा। या हम ये कह लेते हैं कि जब किसी शारीरिक में पंक्तियों का आपस में परिवर्तन किया जाता है या स्तंभों का आपस में परिवर्तन किया जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, अर्थात -1 से हम गुणा कर देते हैं। ये तीसरा नियम है हमारा। और यहाँ पर माइनस है, ये माइनस है, माइनस
ये इस तरह से। अब इसके बाद में चौथा जो नियम है वो देख लिए। चौथा नियम क्या होता है कि यदि किसी भी सारणी के दो स्तंभ कि कोई दो स्तंभ या कोई दो पंक्तियां सर्वसम हो तो उस सारणी का मान शून्य हो जाता है। जैसे ए बी सी, यहाँ लिख दिया जाए एक्स वाई जेड और यहाँ ए बी सी ये एक है, और यहाँ पर लिख दिया जाए ए एच जी, यहाँ भी हमने लिख दिया ए एच जी, और यहाँ पर लिख दिया 0 0 पी, ये लिख दिया हमने। तो दोनों सारणिक को ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो C1 है और जो C2 है वो एक ही जैसे हैं, बराबर नहीं कहेंगे, सर्वसम कहेंगे। समान है अर्थात पहला अवयव पहले अवयव के समान, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के समान, तीसरा अवयव तीसरे अवयव के समान। तो इस सारणिक का मान 0 होता है क्योंकि यहाँ पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ समान एक ही जैसा है। यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति ये दोनों सर्वसम हैं अर्थात इनके अवयव संगत अवयव बराबर, तो इसका भी मान 0 हो जाता है। ये सारणिक का चौथा गुणधर्म था। देखिए पांचवा गुणधर्म हम पढ़ते हैं कि सारणिक के किसी पंक्ति, पांचवा नियम क्या है, किसी भी सारणिक वो किसी भी कोटि का हो, किसी भी सारणिक की किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ की गुणा m से या किसी अशून्य संख्या से करने पर उस सारणिक का मान उतने गुना हो जाता है जिस संख्या से हम गुणा करते हैं। जैसे m से गुणा करेंगे तो m गुना हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 3 गुना हो जाएगा किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ की गुणा करने पर। यहाँ पर जैसे एक सारणिक डेल्टा बराबर दे दिया गया है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये डेल्टा 1 बराबर लिखा। तो पहले जो पंक्ति उसको हमने 3 से गुणा कर दिया, जो पहले पंक्ति के सभी अवयव थे सभी अवयवों को हमने 3 से गुणा कर दिया। A2 दूसरी को गुणा नहीं करती, B2 C2, A3 B3 C3। और यहाँ पर अगला जो डिटर्मिनेंट लिखा, यहाँ पर देखिए m से गुणा कर दिया गया, MA1 MA2 MA3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। यहाँ पर इस तरह से देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया कि जो पांचवा गुण था वो हमने क्या पढ़ाया है कि किसी भी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों की गुणा m से करने पर उस सारणिक का मान m गुना हो जाता है। यहाँ पर पहली पंक्ति की गुणा 3 से कर दी तो इसका मान 3 गुना हो जाएगा, ये 3 कॉमन मिल जाएगा और जो आएगा वो पुराना वाला लिख दिया जाएगा डेल्टा A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 ये आ जाएगा। यहाँ पर पहले स्तंभ के सभी अवयवों की गुणा हमने m से की तो इस सारणिक का मान जैसे यहाँ 3 से की थी तो 3 गुना हो गया था, तो इसका मान m गुना हो जाएगा, m ये आ जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ये देख लीजिए, जब हमने सारणिक की पहली पंक्ति के सभी अवयवों की गुणा 3 से की तो उस सारणिक का मान दिए गए सारणिक का 3 गुना हो गया। आप जब पहले स्तंभ की गुणा m, प्रत्येक अवयव की गुणा m से की तो यहाँ पर इस सारणिक का मान डेल्टा 2 का मान m गुना हो गया डेल्टा की तुलना में। ये हमारा नियम है। इससे एक चीज़ और क्लियर हो जाती है कि जब हम सारणिक में कॉमन लेते हैं तो किसी एक पंक्ति में या किसी एक स्तंभ में कॉमन लिया जाता है। यहाँ पर 3 हमें कॉमन लेना है तो हम 3 पहली पंक्ति में कॉमन लेंगे, पहली पंक्ति के 3 ही अवयव हैं उन्हीं में हम कॉमन ले लेंगे, या फिर किसी स्तंभ में हम कॉमन लेते हैं। यहाँ हमने पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में कॉमन लिया बारी बारी से, या फिर कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे जिसमें कॉमन लेना पड़ेगा दूसरे
दूसरी पंक्ति के सभी अवयव में कुछ ना कुछ कॉमन लिखा होगा, या तीसरी पंक्ति के तीनों अवयव में कुछ ना कुछ कॉमन लिखा होगा। तो इस तरह से जब कभी शारीरिक में हमें कॉमन लेना होता तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में हम वो संख्या कॉमन लेते हैं। 3 कॉमन लेना है तो 3 से किसी भी एक पंक्ति के सभी अवयवों को भाग दे सकते हैं, अथवा किसी भी स्तंभ के सभी अवयवों को भाग दे सकते हैं। सभी को भाग नहीं देंगे। आव्यूह में इसका उल्टा था। आव्यूह में जो कॉमन लेते थे उससे सभी अवयवों को भाग दिया जाता था, और इसके बाद जो प्राप्त होता था वो उसको हम नया अवयव बोल देते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जब जो कॉमन लेंगे तो किसी एक स्तंभ में या किसी एक पंक्ति में हम भाग दे देंगे। देखिए जो छठा है गुण वो क्या है कि यदि कहीं शारीरिक ऐसा हमको मिल जाता है जिसमें किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में 2 या 2 से अधिक पद लिखें, जैसे यहाँ A1 लिखा होता था प्लस अल्फ़ा 1 हो जाए, A2 लिखा होता था प्लस अल्फ़ा 2 हो जाए, A3 लिखा होता था तो यहाँ अल्फ़ा 3 हो जाए, और शेष वैसे ही रहें B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो इस शारीरिक को हम कैसे तोड़ेंगे? इस शारीरिक को हम अलग अलग तोड़ देंगे। तो जो ये दूसरे और तीसरे स्तंभ हैं ये ऐसे ही बने रहेंगे, और पहला जो शारीरिक बनेगा उसमें पहला पद आ जाएगा, जो दूसरा शारीरिक बनेगा उसमें दूसरा पद आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा A1 A2 A3, ये B1 B2 B3 दूसरा स्तंभ जैसे लिखा वैसे लिख देंगे, तीसरा स्तंभ भी उसी प्रकार से लिख देंगे, और प्लस लगाएंगे चूंकि A1 प्लस अल्फ़ा 1 था, A2 प्लस अल्फ़ा 2 था, A3 प्लस अल्फ़ा 3 था, तो यहाँ पर बीच में प्लस लगा देंगे, और यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। देखिए यहाँ पर C2 दूसरा स्तंभ और C3 ये तीनों में से, इस दोनों में भी और इसमें भी, तो जो जिस स्तंभ में 2 पद लिखे हुए हैं उस स्तंभ को हम 2 शारीरिक में विभक्त कर देते हैं। जो शेष स्तंभ हैं उसमें 2 पद लिखे भी होते तो भी वो इसी तरह से बने रहते। यहाँ पर एक एक ही लिखा हुआ था तो B1 B2 B3 होगा। ये छठा है कि यदि किसी भी शारीरिक के किसी भी स्तंभ में 2 या 2 से अधिक पद हैं तो उसके शेष स्तंभों को उसी प्रकार रखते हुए उन दोनों को अलग अलग शारीरिकों में विभक्त कर देते हैं। जैसे A1 और अल्फ़ा 1 को हमने अलग अलग कर लिया। ये नियम पंक्ति में भी लागू हो सकता है। यदि पहली पंक्ति के सभी अवयवों में 2 अवयव लिखे हुए हैं तो उनको भी हम 2 शारीरिकों में तोड़ेंगे, लेकिन दूसरी और तीसरी पंक्ति वैसी ही रहेगी जैसी कि वो दिए गए शारीरिक में थी। इसके बाद जो 7वां गुणधर्म है वो क्या है? जैसे डेल्टा इज इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये एक शारीरिक दिया गया है। तो यदि शारीरिक के किसी भी स्तंभ अथवा किसी भी पंक्ति में अन्य पंक्तियों के अपवर्त जोड़े जाते हैं या घटाए जाते हैं तो शारीरिक का मान अपरिवर्तित रहता है। जैसे हम A1 के साथ लिख दें L या लिख दें 3B1 प्लस 2C1, A2 के साथ लिख दें 3B2 प्लस 2C2 और A3 के साथ लिख दें 3B3 प्लस 2C3। तो यहाँ पर B1 B2 B3 C1 C2 C3 इसका मान वही आएगा जो डेल्टा का था। देखिए यहाँ पर जो दूसरे स्तंभ के सभी अवयव थे उसको हमने 3 से गुणा कर लिया, और जो तीसरे स्तंभ के अवयव थे उनकी गुणा हमने 2 से कर लिया और फिर जोड़ दिया इसमें। तो जब हम B1 की गुणा 2 से करते हैं, 3 से करते हैं, 4 से करते हैं तो जो प्राप्त होता है वो अपवर्त कहलाता है। इसको इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं। जैसे मल्टीपल ऑफ 3 तो 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, उसी तरह से B1 का अपवर्त 3B1 होगा। 3 से भी 4 से भी गुणा कर सकते हैं, 5 से भी, अब जिससे गुणा करनी पड़े।
तो जो ये नियम है वो ये था कि किसी भी सारणिक के किसी भी स्तंभ या किसी भी पंक्ति में शेष स्तंभों और शेष पंक्तियों के अपवर्त जोड़ देने पर या घटा देने पर सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये सारणिक के प्रारंभिक गुणधर्म में ये 7 ही गुणधर्म हैं और जो क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे वो इन्हीं में से कोई एक नए गुणधर्म लगाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए इसके 2 क्वेश्चन हमने लिखे हैं। सबसे पहले नंबर पर क्वेश्चन वे देखते हैं जिसमें जीरो प्रूफ करना होता है या फिर मान निकालना होता है। तो पहले हम जीरो प्रूफ करने वाले बताते हैं। सारणिक के गुणधर्मों में जो हमने गुणधर्म बताए थे उसमें सारणिक का मान जीरो कब होता है? जब 2 पंक्तियां सर्वसम हो या 2 स्तंभ सर्वसम हो, नंबर 1। दूसरे नंबर पर कब जीरो होता है? जब किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए इसको हमें जीरो सिद्ध करना है। 2 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। ध्यान से देखिए इसको। जो सारणिक लिखा हुआ है उसको हम डेल्टा बराबर लिख लेते हैं 2 3 5 7 8 9। यहाँ पर है 65 75 और ये है 86। अब यदि हम इसका प्रसार हम कर देते हैं मान तो आ जाएगा, जीरो ही आएगा, लेकिन यहाँ पर गुणा जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, जो ये लिखा हुआ 2 3 5 7 8 9 पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ है तो ठीक है, लेकिन तीसरे स्तंभ में बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं लिखी गई। 65 है, 75 है, 86 है। ये 7 8 9 और 2 3 5 की अपेक्षा बड़ी मानी जाएंगी, बड़ी हैं ही मानी क्या जाएंगी उसमें। अब इसके बाद में हमको जो परिवर्तन करना है वो C3 में करना है। इसको हमें छोटा करना है, 65 को कम करना है। तो 65 में से कुछ घटाया जाएगा तभी कम होगा। तो देखिए 65 7 घटाएंगे तो केवल 7 ही कम होगा तो आ जाएगा 58। 75 में से 8 घटाएंगे तो 8 ही कम होगा और 86 में से 9 घटाएंगे। तो इस तरह से घटाएंगे तो ज़्यादा कम नहीं होगा, बहुत बार घटाना पड़ेगा। तो एक नियम, एक गुण हमने पढ़ाया था कि किसी भी सारणिक के किसी स्तंभ में अन्य स्तंभों के अपवर्त जोड़ देने पर भी सारणिक का मान बदलता नहीं। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, अपवर्त का मतलब होता है जैसे दूसरे स्तंभ की सहायता से या पहले स्तंभ की सहायता से तो हमें इसके कम करना। तो अपवर्त का मतलब होता है गुणा कर दें, 1 से गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें, 3 से गुणा कर दें। तो 7 की किससे गुणा कर देंगे कि ये 65 के करीब आएगा? 9 से। 7 9 63। ठीक ऐसे ही 9 8 72 यहाँ हो जाएगा, 9 9 81 यहाँ हो जाएगा। तो यदि हम C2 की गुणा 9 से कर देते हैं और फिर इसमें C3 में से घटा देते हैं तो जो आएगा बहुत कम बचेगा। और ये परिवर्तन किस में किया गया? C3 में किया गया। यही था गुणधर्म जो आखिरी वाला बताए थे, वो यही था गुणधर्म कि यदि किसी सारणिक के किसी भी स्तंभ में किन्हीं अन्य स्तंभ का या अन्य स्तंभों का अपवर्त जोड़ा जाए या घटाया जाए, वो आवश्यकता अनुसार हो जाएगा। यहाँ घटाने की ज़रूरत थी तो हमने घटा दिया। तो डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा? देखिए पहला स्तंभ वैसे ही बना रहा, दूसरा स्तंभ वैसे ही बना रहा, तीसरे स्तंभ में परिवर्तन किया है, जैसे प्रारंभिक संक्रिया लगाते थे वैसे ही होगा। इसमें 65 - 9 × 7 तो 65 में से 63 जाएगा, 2 बचेगा। 75 में से 8 मतलब 9 8 72 जाएगा, 3 बचेगा। और 86 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर 5 बचेगा। ये एक चीज़ का ध्यान रखना कि कोई भी स्तंभ का अपवर्त लिया जाएगा तो गुणा बिल्कुल एक ही संख्या से होगी। यहाँ पर इस स्तंभ का अपवर्त लिया गया है तो यहाँ पर गुणा हमने 9 से की है, तब ये 65 और ये 7 की गुणा 9 से करेंगे तब इसमें। तो 9 से सभी की गुणा करेंगे, ऐसा नहीं कि इसकी 9 से करें, इसकी 12 से करें, इसकी 13 से करें, ऐसा नहीं। दूसरे स्तंभ के सभी अवयवों की गुणा हम 9 से करेंगे और उसी हिसाब से यहाँ संक्रिया
हमने लिख दी। अब इसको ध्यान से देखिए, जो पहला स्तंभ है और जो तीसरा स्तंभ है सर्वसम है, सभी प्रकार से समान, अर्थात पहला अवयव पहले के बराबर, दूसरा अवयव दूसरे के बराबर और तीसरा अवयव तीसरे के बराबर। तो इसका जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आ गया 0। या फिर हम C1 माइनस C3 लगा दे तो सब 0, तो भी 0, ऐसे डायरेक्ट भी 0 लिख सकते हैं। अब हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसका भी मान हमें 0 लाना है। तो कैसे इसका मान 0 आएगा देखते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं, डेल्टा बराबर x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, और यहाँ पर ये आएगा जेड एक्स वाई, यहाँ आएगा 1। इसे भी हमें 0 लाना है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें भी हमें 2 स्तंभ या 2 पंक्तियाँ सर्वसम करनी है। स्तंभ सर्वसम होंगे या पंक्तियाँ सर्वसम होंगी, ये हम देख लेते हैं। देखिए तीनों को जोड़ कर देखेंगे तो यहाँ 2x बन जाएगा, 2y बन जाएगा, 2z बन जाएगा। यहाँ पर x z प्लस x प्लस y बन जाएगा, लेकिन यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बन जाएगा। तो इसलिए पंक्तियों में तो कुछ हो नहीं सकता। स्तंभ की बात करते हैं, स्तंभ को हम जोड़ते हैं। बताया था 7वां नियम था अपवर्त जोड़ दे। अपवर्त में एक 3 का अपवर्त 3 भी होता है, उसी प्रकार z का अपवर्त z भी होगा, 2z भी होगा, 3z भी होगा, 4z भी होगा। जिसकी आवश्यकता है वो जोड़ दीजिए। तो x प्लस वाई में z जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर y प्लस जेड में x जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड। और z प्लस x में y जोड़ेंगे तो बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड। तीनों में एक ही चीज़ बन रही, तो इसलिए हम ये परिवर्तन कर देते हैं कि R1 में परिवर्तन करते हैं हम क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। पहले हमने स्तंभों को जोड़ना बताया था, इस स्तंभ को इस स्तंभ को इस तीनों को जोड़ देते हैं। तो चाहे C1 में बनाए, चाहे C2 में बनाए, चाहे C3 में बनाए, नहीं बनेगा। तीनों पंक्तियों को जोड़ने पर भी कुछ नहीं बनेगा, इसलिए हम केवल 2 पंक्तियों को जोड़ते हैं, R1 प्लस R2 से एक ही चीज़ बन जाएगी और वो कॉमन मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये आ जाएगा y प्लस जेड प्लस x, और z प्लस x प्लस y हो जाएगा। यहाँ पर जो लिखा वो लिखा रहेगा, ये 1 1 और 1 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर पहली पंक्ति में एक ही चीज़ है, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी वहीं, यहाँ भी वहीं। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेना बताया था कि यदि हम x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले रहे हैं तो किसी एक पंक्ति को हम इससे भाग कर सकते, किसी एक पंक्ति के सभी अवयवों को इससे भाग कर सकते हैं। तो हम पहली पंक्ति के अवयवों को इससे भाग कर दें तो 1 1 1 आ जाएगा। यह आएगा जेड एक्स वाई यहाँ बचेगा, और ये तो लिखा ही था, हमने केवल पहली पंक्ति के सभी अवयवों को इससे भाग किया। देखिए यहाँ पर ये पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति एक ही सर्वसम है, तो इसलिए इस सारणिक का जो मान होगा वो 0 आ जाएगा। तो 0 की गुणा चाहे जिससे करें क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में पूछा भी जा चुका है। अब ये 3 क्वेश्चन हमने लिखे हैं, इनको हम देखते हैं, बारी बारी से डिस्कस करते हैं। पहला, सब में 0 सिद्ध करना है। तो 0 कब आता है, जब 2 पंक्तियां सर्वसम हों या 2 स्तंभ सर्वसम हो जाएं, अथवा अगर ये नहीं बन पाता है कोई बात नहीं, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सभी अवयव 0 बना लो तो भी आ जाएगा। देखिए हमें करना क्या है, या तो कोई 2 स्तंभ हमें एक ही जैसे कर लेने हैं, या कोई 2 पंक्तियां एक ही जैसी कर लेनी है, या फिर किसी भी पंक्ति के सभी अवयव को 0 करना, किसी भी स्तंभ के सभी अवयव को 0 कर दीजिए। तो पहले हम डिटर्मिनेंट जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। सारणिक को डेल्टा से ही प्रदर्शित किया जाएगा, a b c ये हो गया, और ये हो गया x प्लस a, y प्लस b और z प्लस c, ये लिखा हुआ है। हमें 0 लाना है, तो हमारा उद्देश्य क्या होगा कि हम कोई 2 स्तंभ सर्वसम कर लेंगे, अर्थात अवयव उनके संगत अवयव समान हो जाएं। यहाँ पर देखिए तीसरे स्तंभ को ध्यान से देखिए, x प्लस a लिखा हुआ है, तो पहले स्तंभ का पहला अवयव है x और दूसरे स्तंभ का पहला अवयव है a। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें
तो x प्लस ए आ जाएगा। ऐसे यहाँ देखो y प्लस बी लिखा है तो y और b जोड़ दें तो y प्लस बी आ जाएगा, और z प्लस सी जोड़ दें तो ये z प्लस सी आ जाएगा। तो ये बन जाएगा, इसी के जो भी बनेगा वो इसी के जैसा बनेगा। तो हम करेंगे क्या, जब x और a कब जोड़े, x किसका अवयव था c1 का, और ये किसका था c2 का, और दोनों पहले अवयव थे। तो हम c1 और c2 को जब जोड़ेंगे, ये संक्रिया लगाएंगे, तभी पहले अवयव में पहला अवयव जोड़ा जाएगा, दूसरे अवयव में दूसरा अवयव जोड़ा जाएगा, तीसरे अवयव में तीसरा अवयव जोड़ा जाएगा। अब ये संक्रिया हम लगाएंगे किसमें, c1 में, c2 में, c3 में। तो c3 में मत लगा दीजिएगा क्योंकि उसमें तो पहले से ही दो पद उपस्थित हैं। तो हम यहाँ पर ये संक्रिया c1 में लगा देते हैं, c1 में लगा देते हैं। तो ये क्या आ जाता है हमारा, ये आ जाएगा x प्लस ए, ये आ जाएगा y प्लस बी, और यहाँ पर z प्लस सी, c1 प्लस c2। और जो c2 है उसमें कोई परिवर्तन ही हमने नहीं किया, और c3 उसमें भी कुछ नहीं किया, तो लिखा रहेगा ये इसी प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, जो c1 है और जो c3 है वो एक ही जैसा है, सभी संगत अवयव बराबर, तो इसलिए इसका मान क्या होगा, 0 होगा, आ गया। या फिर ऐसा कीजिए, जो योगफल का नियम बताया था कि तीसरे स्तंभ में दो पद लिखे हुए हैं, तो प्रथम व द्वितीय स्तंभ को नियत रखते हुए, उनके अवयवों को समान रखते हुए, इन दोनों को अलग अलग सहायकों में विभक्त कर देंगे तो भी 0 आ जाएगा। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आ गया ओमेगा। अच्छा, ये ओमेगा क्या होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ी जगह बच गई, तो ओमेगा क्या होता है यहाँ पर बता देते हैं। ओमेगा इकाई का अधिकल्पित घनमूल होता है, 1 की पावर 1/3 लिखा है। तो जो ओमेगा है वो इकाई का अर्थात 1 का अधिकल्पित घनमूल होता है। तो यहाँ पर ओमेगा बराबर 1 की पावर 1/3 होगा, तो ओमेगा क्यूब बराबर 1 आ जाएगा। ओमेगा क्यूब माइनस 1 बराबर 0, ये समीकरण एक ओमेगा में बन गई। गुणनखंड करेंगे, ओमेगा -1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र लगा दिए। ये ओमेगा क्यूब बराबर 1 था, तो ओमेगा -1 बराबर 0 कर सकते हैं, ओमेगा का मान 1 आ जाएगा, उसको छोड़ देते हैं और इसको हम लिख लेते हैं कि ये 0 के बराबर होगा। इसका हम प्रयोग करते हैं क्वेश्चन में। ये जो दो लिखे हुए हैं इसका प्रयोग हम क्वेश्चन में करते हैं। ये है ओमेगा के बारे में जानकारी। ओमेगा इकाई का अधिकल्पित घनमूल होता है और इसके दो रिजल्ट आते हैं, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 और दूसरा रिजल्ट आता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। तो यहाँ पर जो सारेख हमारा लिखा गया है पहले हम उसको लिख लेते हैं, 1 ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ये है हमारा बराबर 0 लाना है। तो वो तो क्या आंसर है, वो तो भी आएगा। देखिए हमें कैसे 0 आएगा, तो ओमेगा के बारे में देखते हैं। ओमेगा क्यूब बराबर 1 है तो ओमेगा क्यूब बनाएंगे नहीं, और ये बराबर 0। देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर क्या है, 0। तो यदि किसी तरह से ये बन जाए तो हो जाएगा हमारा 0। ये देखिए, एक में ओमेगा जोड़ेंगे और ओमेगा स्क्वायर, इन्हें तीनों को जोड़ दिया तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर है यहाँ, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तीनों को जोड़ेंगे तो क्या यही आएगा, ये भी देख लेते। पहले अवयव को हमने जोड़ दिया, पहले स्तंभ के पहले दूसरे और तीसरे स्तंभों के पहले अवयव को जोड़ दिया तो मिल गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब हम ये देखते हैं कि क्या यही पहले दूसरे और तीसरे स्तंभ के दूसरे अवयव को और तीसरे अवयव को जोड़ने पर प्राप्त होगा, तो बनेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। वही तो है, इधर उधर लिखा हुआ है। यहाँ बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। तो हम यही परिवर्तन इसमें कर देते हैं कि पहले दूसरे और तीसरे स्तंभ को आपस में जोड़ देते हैं। भाई C1 लिख लिया प्लस C2 लिख लिया प्लस C3 लिख लिया। अब ये परिवर्तन हम करेंगे किसमें, C1 में करेंगे, C2 में करेंगे, C3 में, किसी में भी ये परिवर्तन किया जा सकता है। C1 में कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये आएगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा,
तो यहाँ पर देखिए इसका मान अभी हमने बताया 0। कैसे आया ये हमने गुणनखंड करके बता दिया। 0 0 0 तीनों 0, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब देखिए ये सारिक ऐसा सारिक है जिसके प्रथम स्तंभ के सभी अवयव शून्य हैं, तो इसका मान क्या होगा 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया। जो अगला क्वेश्चन है वो भी इसी तरह से लगेगा। या जब कभी सारिक का मान 0 सिद्ध करना हो तो दिमाग में दो ही बातें रखिए, या तो किसी पंक्ति के या स्तंभ के सभी अवयव 0 बनाइए, और या फिर कुछ ऐसे इस प्रकार से संक्रिया हम लगा दें कि कोई स्तंभ कोई दो स्तंभ एक ही जैसे आ जाए। जैसे अगला क्वेश्चन जो हम लिख रहे हैं वो ये है 1 1 1। यहाँ पर है BC CA AB, यहाँ पर लिखा है A ब्रैकेट में B प्लस C, यहाँ पर लिखा है B C प्लस A C A प्लस B, ये है। तो देखिए ये लिखा हुआ है हमारा 1 1 1, ये हमारा है BC CA AB, और यहाँ गुणा कर लेते हैं AB प्लस CA हो जाएगा, BC प्लस AB हो जाएगा, CA प्लस BC हो जाएगा। ये हो गया हमारा। देखिए अब इसमें तो बहुत, इसमें दो पद आ गए हैं, उनको कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से हमको एक ही चीज़ बनानी है। यहाँ पर BC इसमें भी है, ABC अर्थात ABC दूसरे स्तंभ में है ये अक्षर, और तीसरे स्तंभ में है। पहले स्तंभ में 1 1 1 है, तो यहाँ पर हम इससे मतलब नहीं रखते हैं, 1 1 1 इसी तरह लिखा रहने दो। अब हम क्या करेंगे, C2 और C3 को जोड़ देते हैं। यदि हम C2 C3 को जोड़ दें, देखिए AB प्लस CA प्लस BC, यहाँ पर CA प्लस BC प्लस AB, यहाँ पर AB प्लस CA प्लस BC, तीनों में एक ही चीज़ बन रही, AB प्लस BC प्लस CA, इन्हीं तीनों का योगफल है। तो ये हम C3 में परिवर्तन कर देते हैं क्योंकि C3 में पदों की संख्या ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा 1 1 1, ये होगा BC CA AB, यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये आएगा BC प्लस AB प्लस CA, ये आ जाएगा CA प्लस BC प्लस AB, और ये हो जाएगा AB प्लस CA प्लस BC। अब देखिए यहाँ AB भी है, प्लस में BC भी है, CA भी, सब में यही तीन ही पद हैं जोड़े हुए, इधर उधर बस किए गए, AB प्लस BC प्लस CA तीनों में। तो ये कॉमन ले लेते हैं, AB प्लस BC प्लस CA कॉमन लिया, तो हम इस राशि से किसी एक स्तंभ को या किसी एक पंक्ति को भाग दे सकते हैं, सभी को नहीं। तो यहाँ पर 1 आया, 1 है 1 है, ये BC CA AB। अब यहाँ पर देखिए 1 बचेगा क्योंकि तीसरे स्तंभ को हम इससे भाग दे देते हैं, तीसरे स्तंभ में हमने कॉमन लिया है, तो 1 1 1 बचेगा। देखो पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ सर्वसम हो गया, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके गुणे में 0 आएगा, और जब किसी भी संख्या के गुणे में 0 आता है तो उसका मान 0 हो जाता है। ये क्वेश्चन है जिसमें हमें 0 सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन कभी कभी परीक्षाओं में 2 अंक में पूछे जाते हैं, बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं।